हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी सेट एग्जाम, राजस्थान सेट एग्जाम है वो, उसका नोटिफिकेशन जनवरी में आने वाला है और जल्दी ही एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि यह राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए एक पात्रता परीक्षा है। जैसे रीट है, रीट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 1 पार करेंगे तो लेवल 2 में जाएंगे। वैसे ही कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के लिए आपको क्या करना पड़ता है? नेट एग्जाम पास करना होता है। अब नेट एग्जाम जिसके पास है वो तो पूरा भारत में कहीं पर भी दे सकता है, लेकिन राजस्थान में भी कुछ स्टूडेंट्स को फायदा देने के लिए राजस्थान सेट एग्जाम है वो अलग से कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें नेट में सिर्फ 6% पर इसमें 10 या 15% तक लेवल रहता है कि इतने स्टूडेंट्स को इसमें शामिल किया जाता है। तो नेट सेट एग्जाम है वो 9 वर्षों के बाद आयोजित हो रही है। पहले सेट एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में आपका कॉलेज लेक्चरर एग्जाम है वो होगा। तो इन परिस्थितियों में पिछली बार कैसा सेट एग्जाम का पेपर आया था, किस तरह से उसमें क्वेश्चंस थे, ये भी जानना जरूरी है। और उसी को हम लेके आए हैं आपके समक्ष। पिछली बार जो नेट सेट एग्जाम है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन, ये हमारा ज्योग्राफी के पेपर 2 का सॉल्यूशन है वो रहेगा। डेली हमारी क्लास है वो 9 बजे है, वो आपको लाइव है वो मिलेगी, ठीक है। तो 9 बजे डेली सेट एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो पिछले ईयर के पेपर्स हैं, उनका सॉल्यूशन हम रोज करेंगे, जिसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम डेली लेकर चलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, पाथ फाइंडर टीम द्वारा नेट हो, सेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, इन सभी एग्जाम्स में ज्योग्राफी को कवर करने के लिए स्पेशल नोट्स हैं वो आपके लिए लाए गए हैं। और इस पूरे प्रोग्राम में आपको जो नोट्स हैं, जैसे किसी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, या नोट्स प्लस क्लासेस दोनों चाहिए, ठीक है। तो ये रहता है कि हाँ चले मुझे नोट्स चाहिए, तो नोट्स की 17 यूनिट है, 17 बुक्स है वो बनाई है। तो ये है सिर्फ और सिर्फ आपको 2500 रुपए पे करना होगा अभी, क्योंकि स्टार्टिंग 100 बच्चों के लिए ये 2500 रुपए में अवेलेबल है, बाद में 3500 हो जाएगा। इसमें आपकी पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी के जितने भी यूनिट है वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। क्लासेज का सिर्फ 2100 रुपए है वो आपका रहेगा, जिसमें डेली आपकी 9 बजे से 10 बजे तक पेपर 1 की क्लासेस रहेगी। उसके बाद 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस है वो इसमें रहती है। और अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर मुझे नोट्स जो कि हम होम डिलीवरी कराएंगे, 17 बुकलेट रहेगी, नोट्स और क्लासेस दोनों चाहिए, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपए है वो पे करने होंगे। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको? या तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7339998354 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी ऐप पाथ फाइंडर लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वहां से आप ये परचेज कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसे एक नया बूस्ट है वो दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पर। इस तरह से हमने पूरी बुकलेट, जैसे ओशनोग्राफी की है तो सभी यूनिट्स की बुकलेट है वो आपको मिलती है। कंप्लीट पूरा सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब ये मान के चलिए पूरा इसमें मेहनत वो लगभग 1 1.5 साल से भी ज्यादा का रहा है, और जब जाके आज ये हम देख रहे हैं कि आप सब के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर हम देखें, पहला प्रश्न जो आया था, डी कोरोग्राफिया जो पुस्तक है वो कौन से विद्वान ने लिखी थी? तो अगर पंपोनियस मेला है, पिलिनी है, स्ट्रेबो है, या टोलेमी है, तो इसमें जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा है? पंपोनियस मेला है वो रहने वाले हैं। जो स्ट्रेबो वाली बुक थी वो कौन सी है? भौगोलिक शब्दकोश इन्होंने लिखी थी। टोलेमी ने अल्माजेस्ट, है ना, जोग्राफिया
थीसिस लिखी थी, और जबकि प्लिनी ने कौन सी लिखी थी, हिस्टोरिका नेचुरलिसिस है वो पुस्तक इन्होंने लिखी थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा डी कोरोग्राफिया किसने लिखी थी, पंपोनियस मेला ने लिखी थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण क्या है। अगर हम देखें, अगर हम विश्व का मैप बनाएं और इसे हम दो भागों में बांटें, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है। साउथ वाले में अगर हम समताप रेखाएं बनाते हैं तो वो सीधी सीधी रहती है, और अगर हम नॉर्थ में समताप रेखाएं बनाते हैं तो वो समताप रेखाएं ऐसे टेढ़ी टेढ़ी रहती है। तो ऐसा क्यों है कि नॉर्थ में ज्यादा टेढ़ी रहती है, ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी रहती है, जबकि साउथ में वो है वो सीधी रहती है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि साउथ में क्या होता है, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, साउथ में ओशियन ज्यादा है, समुद्र है वो ज्यादा है। समुद्र ज्यादा होने की वजह से तापमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान होता है, क्योंकि समुद्र है वो जल देरी से गर्म और देरी से ठंडे होते हैं। लेकिन नॉर्थ में क्या है, स्थल ज्यादा है समुद्र की तुलना में, और स्थल क्या होते हैं, तेजी से गर्म और तेजी से ठंडे होते हैं, ठीक है। जबकि ओशन धीरे गर्म और धीरे ठंडे होते हैं, समय ज्यादा लेते हैं वो, है ना। धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं। अगर मैंने पहले उल्टा बोल दिया था ना, तो उससे सीधा कर लेना, मैं लिख भी देता हूं। समुद्र क्या होते हैं, क्योंकि पानी है ना, तो पानी धीरे धीरे गर्म होता है, और धीरे धीरे ही क्या होगा फिर, ठंडा होगा। इस वजह से तापमान का जो चेंजेस है वो ज्यादा इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर हम स्थल की बात करें तो स्थल क्या है, तेजी से ठंडा होता है और तेजी से ही गर्म होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो टेढ़ी मेढ़ी पाई जाती है, और इधर क्या है, रेखाएं क्या है, सीधी पाई जाती है, उनका टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा पाया नहीं जाता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। विशाल महासागरीय विस्तार की वजह से ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। फिर आते हैं नेक्स्ट, ठंडी व शुष्क स्थानीय पवन है, कौन सी है, तो ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में है, वर्म है, विक्टोरिया मरुस्थल में यह बहती है। कौन सा मरुस्थल है, विक्टोरिया। चलो ये देखा हमने। हरमट्टन, हरमट्टन अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल में है। कौन से में है, सहारा मरुस्थल में। जो गिनी वाला तट है, कौन सा तट, गिनी वाला तट, वहां पर बहती है, और इसे हम डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं। और ये भी कौन सी है, गर्म और शुष्क पवन है, ये भी गर्म और शुष्क है। मिस्ट्रल, ये आपकी फ्रांस वाले क्षेत्र में बहती है, ठीक है, और ये ठंडी पवन है प्लस शुष्क पवन है, यूरोप में बहने वाली। चिनोक, चिनोक कौन से में हो जाएगी आपके, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में बहती है, ठीक है। ये रॉकी से उतरती है, ठीक है, रॉकी से ढाल से उतरती है, और गर्म पवन है, शुष्क पवन है, इसे हम हिमवत्सक भी बोलते हैं। भक्षक, आप देख लेना कैसे लिखते हैं, यानी हिम को पिघलाने वाला, बर्फ को पिघलाने वाला। तो इसमें सबसे सही आंसर कौन सा होगा, सी, मिस्टल इसमें सही आंसर रह जाएगा, ठीक है। तो सी आंसर इसमें सही रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, मजगांव डॉक जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह है, कौन सा है, इस्पात, चीनी, जलियान या सीमेंट। तो कौन सा है, जलियान निर्माण के लिए प्रमुख माना जाता है मजगांव डॉक। फिर आता है, मेघवा के तस्तरी नुमा जमाव को कहते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है, फेकोलिथ। जब मेघवा आता है, ऐसे हम ज्वालामुखी बनाए, ठीक है, तो इस ज्वालामुखी में नीचे जो जमाव है ना,
उसे तो हम क्या बोलते हैं, बैकहोलित। ये बैकहोलित जैसी ही संरचना जब ऊपर हमें मिलती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेपोलिथ। तब क्या इसे बोलते हैं हम, लेपोलिथ। ठीक है। अब ये लेपोलिथ या बेथोलिथ का उल्टा रूप, तस्तरी नुमा उल्टा रूप जब हमें मिलता है तब हमें हम बोलते हैं फेकोलिथ। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, फेकोलिथ। और एक सीधी नली के रूपा जमाव है उसे हम बोलते हैं डाई। और क्षैतिज जमाव है उसे हम बोलते हैं क्या, सील। उसे हम सील के नाम से जानते हैं जो आपका क्षेत्र होता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें आंसर है दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवने जिस दिशा की ओर प्रवाहित होती है वह है। तो दक्षिणी गोलार्ध में पछवा पवने कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है। तो हमने जो मेरे 3000 प्रश्नों की जो वीडियोस हैं, है ना, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो जाके आप देख लेना, उसमें यूनिट वाइज आपको बताया हुआ है। तो उसमें डिटेल से मैंने ये चीज है वो समझाई थी कैसे पवनों की दिशा हम पता करते हैं। तो अगर हम पवनों को इस तरह से बांटे, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, 0 डिग्री वाला, उपोष्ण, उपध्रुवीय और ध्रुवीय। वही व्यवस्था इधर रहेगी, उपोष्ण, उपध्रुवी और ध्रुवीय। तो ये व्यवस्था हमारी यहां पर है। ठीक है। अब हम देखते हैं हवाएं कैसे चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो यहां पर लो प्रेशर पाया जाता है, इधर हाई प्रेशर है, इधर भी हाई प्रेशर है, यहां पे फिर लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है और ये भी हाई प्रेशर है। ये नहीं है, नहीं आता है ये चीज। अगर आपको नहीं आती है कि लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसे है तो आप कमेंट कर देना, हम कल इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे। तो हवाएं लो प्रेशर से हाई प्रेशर की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो अगर हम ये तीर का निशान इस दिशा में बनाते हैं तो हाई प्रेशर इधर है, तो हवाएं कैसे आएगी, इधर आएगी, लो प्रेशर की ओर इस दिशा में आएगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, को हवाएं की दिशाएं तो हमें पता चल गई। ठीक है, कौन सी दिशा में कौन सी पवन जा रही है। लेकिन हमें साथ में ये भी पता करना है पूर्वा कौन सी है, पछवा कौन सी है, ये सारी भी समस्याएं हैं। अब इस पूरे में हवा की पता करना हो दिशा तो क्या करना है, ये जो तीर का निशान है यहाँ पे हमें बनाना है क्रॉस। ठीक है, ये क्रॉस जब हमने बनाया तो ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। हवा व्हाइट लाइन वाली अपनी हवा है, कौन सी दिशा में जा रही है, नॉर्थ वेस्ट से आ रही है और जा रही है साउथ ईस्ट की तरफ जा रही है। ऐसे हम सभी दिशा पता कर सकते हैं। इसका पता करना हो तो ये क्रॉस बनाया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो कौन सी दिशा से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है और साउथ साउथ वेस्ट की ओर ये पवन जा रही है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हम इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा पूर्वा पवन कौन सी है, व्यापारिक पवन कौन सी है और पछवा पवन कौन सी है। ठीक है, ये भी तो पता करना है। चलो सर हमने ये तो बना लिया, लेकिन अब इसमें पूर्वा पवन या जो पूछ रहा है पछवा पवन वो कौन सी है, पछवा पवन कौन सी है। यानी जो पवनें जिस दिशा से आ रही होती है उसी के नाम के आधार पर इन्हें बोला जाता है। तो जब जब हम इस पवन की बात करते हैं तो ये किधर से आ रही है, पूर्व से आ रही है, पश्चिम से, पूर्व से आ रही है और जा रही है किधर, पश्चिम की ओर। तो ये
ध्रुवीय और उपध्रुवीय क्षेत्र के बीच में बहने वाली पवन कौन सी है? पूर्वा पवन है। ठीक है, अब इधर में हमें पता है, वही बना लो, ये किधर से आ रही है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये वेस्ट से इधर जा रही है ना, तो साउथ वेस्ट से जा रही है ईस्ट की तरफ, तो ये कैसी पवन है? पछुआ। यानी आपका उपोष्ण और उपध्रुवीय क्षेत्र के बीच में पछुआ पवन पाई जाती है। ठीक ऐसे ही आपका उपोष्ण और 0 डिग्री विषुवत रेखा के बीच फिर से पूर्वा पवन है, वो आपके पाई जाती है। लेकिन आपका उपोष्ण क्षेत्र से 0 डिग्री के बीच वाली जो पूर्वा पवन है, उसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं व्यापारिक पवन। क्या नाम है? व्यापारिक पवन। ठीक है, इसे हम व्यापारिक पवन के नाम से, अब ये भी व्यापारिक हो जाएगा साउथ में, ये पछुआ और ये भी पूर्वा। ठीक है, तो अब हमें बता देना है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनी जिस दिशा की ओर प्रवाहित होती है, यानी कौन सी दिशा में जाती है, तो हमने ये निकाल ही रखा है कौन सी दिशा में जाती है पछुआ पवनी, ये हम बता देंगे आसानी से, इधर से इधर जा रही है। ठीक है, यानी नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर जाती है, यानी साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व की ओर यह पवने जाती है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। तो ये पवनों वाला कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कि हमें रटना नहीं है इन चीजों को, ट्रिक से अच्छे से हमें आसानी से बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चूना प्रधान पंख है, कौन सा पंख है वो चूना प्रधान है, वो होने वाला है, ये हमें बताना है। सीधा सीधा आंसर है, कौन सा है? ग्लोबिजेरिना। कौन सा पंख होने वाला है चूना प्रधान? ग्लोबिजेरिना। फिर रेडियोजेरिना और डायटम, ये कौन से हैं? ये सिलिका प्रधान है। कौन से हैं? सिलिका प्रधान। और फिर ये कौन सा आ गया? लाल चीका। तो लाल चीका आपका अजैविक निक्षेप। कौन सा है? अजैविक। अगर महासागरीय जो निक्षेपों की बात करें, जो अंत महासागरीय निक्षेप है, उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से? एक तो जैविक और एक अजैविक। ठीक है, जैविक को हम फिर से दो भागों में बांटते हैं। कौन से दो भाग हैं? एक तो चूना प्रधान और दूसरा सिलिका प्रधान। चूना प्रधान को सॉरी चूना प्रधान को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन से दो? एक तो है ग्लोबी जेरिना और एक टेरापोड। सिलिका प्रधान रेडियो लेरियन और डायटम। अजैविक की अगर हम बात करें तो इसे हम हटा देते हैं ना, तो अजैविक की अगर हम बात करें तो ये तीन भागों में ये बढ़ते हैं। एक तो कौन सा? लाल चीका। दूसरा कौन सा आ जाता है? ज्वालामुखी। और तीसरा कौन सा आ जाता है आपका? ब्रह्मांडीय। ब्रह्मांडीय जैसे उल्कापिंड वाले एरिया आते हैं ना, तो ये वाला भी इसी में शामिल हो जाता है। तो तीन भागों में हम इसे बांटते हैं। तो ये चूना प्रधान कौन सा हो जाएगा? ग्लोबिजेरिना है वो इसमें आ जाएगा। तो चूना प्रधान में, सिलिका प्रधान में रेडियोजेरियन और डायटम। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएंगे। टेरेपोड है वो भी चूना प्रधान में आ जाएगा। अजैविक में लाल चीका, ज्वालामुखी और ब्रह्मांडीय है वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, आई होप। फिर उसके बाद में 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। मेटर हॉर्न बनाया जाता है पवनों द्वारा, नदियों द्वारा, भूमिगत जल या हिमनद? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? हिमनद द्वारा। जब हिमनद द्वारा सर्क बनाया जाता है,
ठीक है, तो ये सर्क हो गया। जब सर्क दो साइड हो तो इसे अरेट बोलते हैं, और जब सर्क तीन साइड से हो तो ये तीक्ष्ण कटक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर हॉर्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, सर्क है वो एक साइड, दोनों साइड से हो तो उसे अरेट, और जब तीन पार्ट्सों पर ये बने तो उसे मैटर हॉर्न हम कहते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, माओरी जनजाति निवास करती है कहां पर, न्यूजीलैंड, जापान, पेरू या नाइजीरिया। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में निवास करती है आपकी माओरी जनजाति। फिर उसके बाद में आ जाता है, वायु में निरपेक्ष आर्द्रता 4 ग्राम होने पर सापेक्षिक आर्द्रता 50% है। यही यदि उसी तापमान पर निरपेक्ष आर्द्रता 6 ग्राम हो तो सापेक्षिक आर्द्रता होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो सीधा सा है, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता बराबर जो वहां पे वायु में आर्द्रता जो है वो बटा उसे संतृप्त होने के लिए जो आर्द्रता चाहिए वह है, इंटू 100। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब मैं बोलता हूं कि मेरी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है, 50% है। अगर मेरी 50% सापेक्षिक आर्द्रता है तो ऐसी स्थिति में वायु में आर्द्रता का मान कितना है, 4 ग्राम है। संतृप्त होने के लिए कितना चाहिए वो मुझे पता नहीं है, इंटू 100 मेरे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ, ऐसी स्थिति में हो जाएगा x बराबर 4/50 इंटू 100, तो कितना हो गया 2, ये हो गया x बराबर कितना हो गया 8। 8 होने का मतलब क्या हुआ, 8 होने का मतलब यहां पर ये हुआ कि उस वायु या उस वायु को संतृप्त होने के लिए 8 मिलीग्राम आर्द्रता की आवश्यकता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 8। अब हम क्या बोल रहे हैं कि 6 ग्राम अगर कर दी जाए तो सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला फिर हम लगा देते हैं सीधा सीधा। तो सापेक्षिक आर्द्रता बराबर 6 वर्तमान में है, 8 चाहिए, इंटू 100, कितना हो गया 3, 4, 4 गए 25, 25 75, तो कितना आ जाएगा 75%। तो बी आंसर इसमें हो जाएगा। ये सिंपल सा है, फॉर्मूला हमने लगाया, उस फॉर्मूले से जो उसने दे रखा था उससे हमने निरपेक्ष आर्द्रता पता करी, यानी उस सॉरी संतृप्तता वाली आर्द्रता पता करी कि इसमें टोटल, इस वायु में टोटल कितना आ सकता है। ठीक है, ये हमें नहीं पता था, ऊपर वाली कंडीशन में ये पता था, ये पता था, तो हमने ये पता कर लिया। फिर नेक्स्ट वाला इसी फॉर्मूले में हमने ये वायु की आर्द्रता 6 ग्राम, टोटल 8 ग्राम चाहिए, इंटू 100, तो संतृप्तता की कितना परसेंट है, तो वो 75% आ जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन है 10। आई होप आपको कुछ नया जानने को, नया सीखने को इसमें मिला होगा, नए कॉन्सेप्ट आपने जाने होंगे। ठीक है, साथ ही एक बार फिर से मैं बता दूं, ये बहुत अच्छा मौका है असिस्टेंट प्रोफेसर नेट एग्जाम पास करने का, क्योंकि नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी एग्जाम्स है वो आपके सामने सम्मुख है, वो खड़ी हुई है। और इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं नेट, जेआरएफ, सेट एग्जाम के लिए जो बुकलेट है, वो नोट्स और क्लासेस वो दोनों। ठीक है, तो लेना ना भूले। साथ ही साथ क्लासेस हैं वो अपनी सेट एग्जाम की यूट्यूब पर रोज 9 बजे आएगी, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर आपको मिल जाएगी, तो उसे भी जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां से ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।